नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर से साइंस प्रैक्टिस सेट को करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट 4 को करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। तो बताइए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन है, या फिर एस्टर है। तो देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक एस्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, नाइट्रोग्लिसरीन एक शक्तिशाली और अस्थिर विस्फोटक है जिसका उपयोग अल्फ्रेड नोबेल ने 1800 के दशक के मध्य में डायनामाइट के आविष्कार में किया था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि डायनामाइट की खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। नोबेल ने अपने भारी निर्माण व्यवसायों जैसे कि सड़क हो गया, सुरंग हो गया, ये सब में बड़े लाभ के लिए इस आसानी से संभाले जाने वाले विस्फोटक को विकसित किया था, ठीक है। देखिए, उसके बाद एस्टर के बारे में भी जान लीजिए। देखिए, एस्टर क्या है? एस्टर वे रासायनिक यौगिक हैं जो अम्लों जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक से व्युत्पन्न होते हैं और उनमें कम से कम एक OH जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइल समूह का ये होता है, ठीक है। ये ग्रुप होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप का, तो इसीलिए उसको OH बोलते हैं। OH क्या होता है? एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, ठीक है, जो OL को एलॉक्सी समूह से प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये एस्टर होता है। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि वायु में इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है। तो बताइए, वायु में इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन या फिर रेडॉन। तो देखिए, वायु में जो है इनमें से हीलियम भी है, नियोन भी है, ऑर्गन भी है, ठीक है, लेकिन रेडॉन गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हुआ, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे तत्वों को शाही गैस या फिर इसको नोबल गैस भी कहा जाता है। प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैसें होते हैं, यानी कि 6 ठो नोबल गैस होते हैं, ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया, एक नियोन हो गया, एक ऑर्गन हो गया, एक क्रिप्टॉन हो गया, एक जीनोन हो गया और एक रेडॉन हो गया, ठीक है। तो ये 6 जो है वो क्या है, एक नोबल गैस है। लेकिन हीलियम, नियोन, ऑर्गन ये सब कुछ कुछ मात्रा में हवा में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन रेडॉन जो है ये नहीं पाया जाता है हवा में। उसके बाद क्या है कि शुद्ध और शुष्क वायु में नाइट्रोजन जो है वो कितना होता है? 78% होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? वो 21% होता है। ऑर्गन कितना होता है? 0.93% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है। तथा हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेनॉन ये सब अल्प मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है, लेकिन रेडॉन जो है वो उपस्थित नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछा था कि कौन सा गैस वायु में नहीं रहता है, तो रेडॉन नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है। तो बताइए, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस अमोनिया होता है, फिर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हुआ, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, सूखी बर्फ को आम बोलचाल की भाषा में कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप कहा जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर अस्थायी प्रशीतन के लिए किया जाता है, क्योंकि CO2 सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर तरल अवस्था में नहीं होती है और ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो बताइए, इनमें से कौन है जो खून को जमने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो देखिए, खून को जमने में जो है वो विटामिन के मदद करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है। और इसका क्या काम है? ये प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है, विटामिन ई, ठीक। उसके देखिए विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन सी से क्या होता है? ये जो घाव वगैरह होता है उसको जल्दी भरने में मदद करता है, और फिर जो शरीर में इम्यूनिटी पावर होता है उसको बढ़ाने में भी क्या करता है? विटामिन सी मदद करता है। उसके बाद है क्या, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है वो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है? आंवला में। तो याद रखिएगा, और भी पाया जाता है, जितना भी खट्टे पदार्थ होता है उसमें भी रहता है विटामिन सी, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में रहता है। उसके बाद है विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, ठीक है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये आपका गाजर वगैरह में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ये शरीर में आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है विटामिन ए, ठीक है। तो ये हम लोग चारों के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वही है कि विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने में क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है? इनमें से कौन है जो हार्मोन है? इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड,
आरएनए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, ठीक है, तो ऑप्शन ये इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए हार्मोन्स या फिर ग्रंथि रस या इसको अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन आदि का नियमन तथा नियंत्रण करता है। ये कोशिकाओं तथा ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। उसके बाद देखिए इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। शरीर में इंसुलिन की भूमिका रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश करने की अनुमति देना है। इससे उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। प्रभावी इंसुलिन की कमी मधुमेह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बोलता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो बताइए क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट। तो देखिए क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg मौजूद होता है। इस वर्णक के केंद्र में मैग्नीशियम स्थिर होता है। मैग्नीशियम पिगमेंट की समुचित कार्य में मदद करता है और कुछ एंजाइमों को भी क्या करता है, ये उत्तेजित करता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जान सकते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व मौजूद रहता है, तो मैग्नीशियम रहता है, Mg रहता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, बोलता है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो बताइए हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने या फिर गैलीलियो ने। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ये क्या होगा, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए 1903 में राइट फ्लायर से शुरू हुए राइट बंधुओं के हवाई जहाज के आविष्कार ने वास्तव में दुनिया को बदल दिया। यह नई दुनिया कैसी होगी, इसकी कल्पना 1900 के दशक की शुरुआत में पहले हवाई जहाज की हवा में उड़ते ही शुरू हो गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो राइट बंधुओं ने किया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बोलता है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो बताइए टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, न्यूटन ने, जेम्स वाट ने, गैलीलियो ने या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, गैलीलियो ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हुआ, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19वीं सदी की पेंटिंग में गैलीलियो गैलीली को 1609 में लियोनार्डो डोनाटो को अपनी दूरबीन दिखाते हुए दिखाया गया है। इतालवी बहुश्रुत गैलीलियो गैलीली जून 1609 में वेनिस में थी और वहां उन्होंने डच पर्सपेक्टिव ग्लास के बारे में सुना जो एक सैन्य स्पाई ग्लास था जिसके माध्यम से दूर की वस्तुएं निकट और बड़ी दिखाई देने लगा। तो इस प्रोसेस से क्या किया, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो बताइए इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, एक्स किरण में, अल्फा किरण में, बीटा किरण में या फिर गामा किरण में। तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक आवेश जो है वो आपका होता है बीटा किरण में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीटा कण का द्रव्यमान और आवेश एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। यह अपने मूल में इलेक्ट्रॉन से भिन्न है। बीटा कण जो या तो नकारात्मक रूप से चार्ज जिसको नेगेट्रॉन या सकारात्मक रूप से चार्ज जिसको पॉजिट्रॉन हो सकता है, एक परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होता है। रेडियोधर्मी क्षय के दौरान एक परमाणु के नाभिक से एक बीटा कण क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यानी कि एक बीटा कण जो है किससे उत्सर्जित होता है, तो रेडियोधर्मी क्षय के दौरान एक परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, बोलता है कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो बताइए पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वेग, त्वरण, द्रव्यमान या फिर बल। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। तो ऑप्शन सी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कि संवेग और वेग का अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान होता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि संवेग यानी कि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है m गुना v, ठीक है। जहाँ पे P क्या होता है, P होता है पोटेंशियल होता है। उसके बाद m क्या होता है, m मास द्रव्यमान होता है और v क्या होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संवेग और वेग का अनुपात पदार्थ का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। अब वैसे भी देखिए संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बल किसका गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, बल किसका गुणनफल है। तो बताइए बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बल जो है किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए बल बराबर यानी कि एफ बराबर क्या था फॉर्मूला, वो होता है एम गुना ई, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल को किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के रूप में वर्णित किया गया है। बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, बोलता है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सी राशि है जो सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल या फिर आयतन। तो देखिए यहाँ पे विस्थापन भी सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, लेकिन आयतन सदिश नहीं है। तो आयतन क्या है, तो आयतन जो है वो एक अदिश है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशियां या फिर अदिश कहा जाता है, और जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसे सदिश जोड़ या फिर सदिश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सदिश राशियों के उदाहरण देख लीजिए। तो कौन कौन सा है जो सदिश राशि है, देखिए वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है, एक सदिश है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उसे अदिश कहते हैं। जैसे कौन कौन है अदिश, चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि है। ठीक है, तो इसका कुछ कुछ उदाहरण भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, बोलता है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो बताइए 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, 100 मीटर, 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बता देते हैं, एक फार्मूला होता है, क्या होता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, उसके बाद मिली। ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हर जगह 10 इंटू करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो क्या करेंगे, 1/10 से इंटू करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोला था, 1 किलोमीटर से क्या मतलब हुआ, देखिए 1 किलोमीटर से मीटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए किलो से कितना कहाँ तक जाना था, किलो से मीटर जाना है। देखिए किलो के बाद क्या था, हेक्टा, उसके बाद क्या डेका, उसके बाद मीटर, यानी कि 1 2 3, तो 3 बार 10 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको, इस टेबल को याद रखिए, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, और यहाँ से आप इजीली जा सकते हैं कहीं पर भी जो भी पूछेगा। ठीक है, तो देखिए वही है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बोलता है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, ये बराबर v प्लस यू बटे टी, या फिर ये बराबर u प्लस वी टी, या फिर ये बराबर v माइनस यू बटे टी, या फिर ये बराबर v प्लस यू बटे 2। तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है, यानी कि ये बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है। ठीक है, तो कहाँ पे है, देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी का सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, ये बराबर v माइनस यू बटे टी होता है। ठीक है, जहाँ पर v क्या होता है, जहाँ पर v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, प्रारंभिक वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और इसके बाद t क्या होता है, टाइमिंग होता है, और ये क्या होता है, ये तो त्वरण ही होता है। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ देख लेते हैं। देखिए त्वरण तब होता है जब गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। यह एक सदिश राशि है और त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का आयामी सूत्र क्या होता है, m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे पावर -2 होता है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, ये बराबर v माइनस यू बटे टी होता है, जहाँ पे v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t लिया गया समय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, बोलता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो बताइए सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार इसमें से कौन सा है, त्रिभुजाकार पिरामिड है, अष्टफलकीय है, समतलीय है या फिर चतुष्फलकीय है। तो देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार है वो आपका अष्टफलकीय है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए SF6 आणविक ज्यामिति अष्टफलकीय होगी, क्योंकि यदि हम संरचना को देखें तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में एक केंद्र सल्फर परमाणु होता है जिसके चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं और कोई अकेला जोड़ा नहीं होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, SF6 नरसिंग अकार्बनिक गैस में एक सहयोगी होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, बोलता है कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो बताइए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बेसिक और एसिडिक,
बेसिक, एसिडिक या उदासीन। तो देखिए तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म जो है वो आपका बेसिक और एसिडिक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए समूह 3 और समूह 4 के शीर्ष पर स्थित तत्वों के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है, यानी कि शुरू का जो तत्व होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन समूह के नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीयता क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। और समूह के निचले भाग में क्या होता है, वो ऑक्साइड जो है वो क्षारकीय होने लगता है, यानी कि वो बेसिक होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, बोलता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपका 4 हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और आमतौर पर 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। हीलियम एक परमाणु है जिसकी परमाणु संख्या 2 है और जिसका द्रव्यमान संख्या 4 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोलता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो बताइए निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में या फिर योनि मार्ग में। तो देखिए निषेचन की जो क्रिया है वो आपका अंडवाहिनी में होता है, ठीक है, जिसको डिम्ब वाहिनी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए मानव शरीर में निषेचन, जिसको फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं या फिर डिम्ब वाहिनी नलिका भी बोलते हैं, होता है। मानव में निषेचन के चरणों में हमेशा एक अंडे और शुक्राणु का जोड़ना शामिल होता है। प्राकृतिक गर्भाधान में पुरुष शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर महिला के अंडे को निषेचित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलता है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो बताइए थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH, FSH, LTH या फिर ACTH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TSH, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जिसको हम लोग थायरोट्रोपिन या फिर थायरोट्रोपिक हार्मोन का संक्षिप्त TSH के रूप में भी जाना जाता है, यह एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन T4 और फिर ट्राई आइडोथोराइनिन यानी कि T3 का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है, जो लगभग हर ऊतक को चयापचय में उत्तेजित करता है। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोलता है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 13, 33, 31 या फिर 12। तो देखिए कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए मेरुरज्जु या फिर रीढ़ की हड्डी से सीधे निकलने वाली तंत्रिकाओं को मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्यों में मेरु तंत्रिकाएं के 31 जोड़े होते हैं, जिसमें से 8 गिरुआ, 12 वक्ष्य, 5 काठ, 5 त्रिक और 1 अनुत्रिक होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में सेट नंबर 4 के टोटल 20 क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।